विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसी भी देश विशेष के जलवायु का अनुशीलन करने के लिए वहां के तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा का ज्ञान होना अपरिहार्य है। किस किस का? अगर आपको किसी देश विशेष की जलवायु का अनुशीलन करना है तो उस देश का तापमान, वर्षा, वायुदाब, तापमान मतलब टेम्परेचर, वर्षा मतलब रेनफॉल, वायुदाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पवनों की गति, गति मतलब स्पीड ऑफ द विंड्स, और दिशा यानी डायरेक्शन का ज्ञान होना अपरिहार्य है। जलवायु के इन अवयवों पर देश विशेष का अक्षांशीय विस्तार यानी वो देश किस अक्षांशों के बीच में है, लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है उस देश की, किन लैटिट्यूड्स के बीच में है, अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच यानी कहीं पर पर्वत होंगे, कहीं पर खड्ड होंगे, कहीं पर मैदान होंगे, उच्चावच, और जल व स्थल के वितरण का काफी प्रभाव पड़ता है। जल व स्थल के वितरण का काफी प्रभाव पड़ता है। अब कोई आइलैंड है जल से घिरा हुआ, वहां की जलवायु अलग होगी। जो आपका ये मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ की जलवायु अलग होगी। और देश के बीच में माना छत्तीसगढ़ के आसपास कोई शहर होगा उसी लैटिट्यूड पर, तो वहां की जलवायु अलग होगी। महासागरों के किनारे अगर कोई शहर है तो समकारी प्रभाव पड़ता है, वहां पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा बढ़ता है ना बहुत कम होता है। लेकिन बीच में अगर कर्क रेखा पर कोई शहर होगा तो क्या होगा, क्या होगा? जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमक रहा होगा सूरज, जिस दिन आपकी परछाई नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, तो उस दिन इतनी गर्मी होगी कि सहन नहीं कर पाओगे, है ना। तो जल व स्थल के वितरण का काफी प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कर्क रेखा बोलते हैं। इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में, यानी भारत का जो दक्षिणी भाग है, कर्क रेखा से नीचे वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग यानी उत्तरी भाग जो शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। हिमालय जो साइबेरियन विंड्स हैं उनको भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय ना होता तो यहाँ की जलवायु अलग प्रकार की होती। ठीक है ना। तो भारत में उष्णकटिबंधीय समस्त भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि समस्त भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। हिंद महासागर से बहने वाली मानसूनी हवाओं का भारत की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु की संज्ञा भी दी जाती है। उष्ण मानसूनी जलवायु। भारत के जलवायु पर अनेक प्रादेशिक विविधता पाई जाती है। इन प्रादेशिक विविधताओं को मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग उपवर्गों में विवेचन कर रहा हूं इसका। तो देखेंगे आप, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल का तापक्रम कई बार 50 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर जाता है। मरुस्थलों का तापमान क्या होता है? थार में जाएंगे आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड को स्पर्श कर लेता है। जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और उसी रात को तिरुवनंतपुरम और चेन्नई का तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये सब उदाहरण जो दिख रहे हैं ये क्या पुष्टि कर रहे हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान पर ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान से 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। जैसे केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है। लेकिन थार मरुस्थल में अगर दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वहीं रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सोचो ना आप, सुबह तो 50, दिन में तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, रात को 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड थार मरुस्थल में। यानी टेम्परेचर कितना डिफरेंस जो आ गया वो बहुत ज्यादा आ गया। जबकि केरला में, अंडमान निकोबार में अगर हम देख रहे हैं तो दिन और रात के तापमान में कितने का अंतर आ रहा है? मुश्किल से 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इस प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है।
मेघालय की खासी की पहाड़ियों में जो मासनराम और चेरापूंजी हैं, वहां औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है, 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। जबकि राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर से भी कम। जैसलमेर में क्या है, 12 सेंटीमीटर से भी कम है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे से पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत और शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच में होती है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अधिकांश वर्षा कब प्राप्त करता है भारत? जून से सितंबर के बीच में, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों में आरंभ होती है। विंटर रेनफॉल कहां पर होता है? आंसर तमिलनाडु में होता है। क्यों होता है? लौटता हुआ मानसून, रिटेटिंग मानसून, है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन सा? एक तो साउथ वेस्ट मानसून है जिससे हमारे यहाँ वर्षा हो रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारी जगह। एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है, लौटता हुआ मानसून, रिटेटिंग मानसून, जिससे कहां पर होती है वर्षा? बंगाल की खाड़ी से होते हुए चलती है वो हवा और मॉइस्चर ग्रहण करती है, तमिलनाडु में वर्षा करती है। उम्मीद इतना समझ में आ गया। इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं, भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। कैसी है? मानसून है क्या? हवाओं का नाम है मानसून। क्या है? अरे भाई, मानसून क्या है? किसने की थी खोज इन मानसूनी हवाओं की? हिप्पालुस ने की थी। किसने की थी? हिप्पालुस ने की थी। वैसे ये मानसून है क्या? ये ट्रेड विंड का ही बड़ा हुआ भाग है। मैंने बताया था कि जो कौन सी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड है, जो कि 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे की तरफ चल रही है। कौन सी? साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ वेस्ट समझ रहे हो? साउथ वेस्ट से चलती है वो ट्रेड विंड्स। ऐसे में कैसे? ग्लोब में देखिए, ये दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कौन सी? भाई ये ऐसे चल रहा है ना तीर, यहां पर ये एरो ऐसे दिखा रहा हूं मैं, इसके बीच में एक मैं क्रॉस लगा देता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट साउथ। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो क्या करती हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में जब ITCZ खिसक जाता है ऊपर, तो 0 डिग्री इक्वेटर को पार कर जाती है, फेरल का नियम लगता है और अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो दाहिनी ओर मुड़कर क्या बनती है? मानसूनी हवाएं बनती हैं। अरब सागर से होकर जब आती हैं तो क्या करती हैं? मॉइस्चर ग्रहण करती हैं वो हवाएं, और फिर क्या करती हैं? सबसे पहले केरला में पहुंचती है ना। प्रस्फोट होता है मानसून का। वेस्टर्न घाट के इस तरफ भयानक बारिश होती है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में भयानक बारिश होती है, और वेस्टर्न घाट के ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? तो मानसून वाले चैप्टर में बता दिया था मैंने वो। अब जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट, या प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उसमें आपने बोलना है, पहला है अक्षांश, दूसरा है हिमालय पर्वत, तीसरा है जल और स्थल का वितरण, चौथा है समुद्र तट से दूरी, पांचवा है समुद्र तल से ऊंचाई, छठा है स्थलाकृति, सातवां है मानसूनी हवाएं, आठवां है ऊपरी वायु परिसंचरण, ऊपरी वायु परिसंचरण, नौवां है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 10वां है अल्नीनो और लानीना, अल्नीनो और लानीना धारा। अगला है दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है हमने कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अक्षांश, लैटिट्यूड। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, ये पता है आपको। वो 8 राज्य आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है।
उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, जबकि कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। जो आप अनुभव कर रहे हैं वही लिखना है आपने, सिर्फ अंतर इतना है कि आपको क्या अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। भाई अभी आप उत्तराखंड में रह रहे हो, हम तो 0 डिग्री इक्वेटर से बहुत ऊपर है, कर्क रेखा से भी बहुत ऊपर है, ठीक है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, नौ तपा सुना होगा एक आपने शब्द। 9 दिन जो गर्मी के थे इस बार बड़े खतरनाक थे, भयानक थे। क्या थे नहीं थे। कितनी गर्मी हुई, बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद उमस हुई, बारिश हुई, उमस हुई, बारिश हुई, उमस हुई। आजकल मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, पंखे की आवश्यकता नहीं है ना। कुछ दिनों बाद आप लोग सब लोग किस में दिखोगे, पहले स्वेटर्स में दिखोगे, फिर आप जैकेट में दिखोगे, फिर और मोटी होती चली जाएगी वो जैकेट, फिर कुछ लोग मफलर भी पहनेंगे, कुछ लोग टोपी भी पहनेंगे, ठंडा होगा। क्या होगा? तो यार ये क्या है, वार्षिक तापांतर है। क्या है कि कभी तो इतना गर्म कि अगर धूप में खड़े हो गए तो क्या फफोले पड़ जाएं, और कभी इतना ठंडा कि बस ऐसा लगे कि क्या, हाजी धूप भी कंबल ओढ़ के सेकी जाए, ऐसा ही होता है। तो ये इसी बारे में बता रहे हैं कि उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। गागर में सागर, एक बिहारी थे, गागर में सागर भर देते थे वो। कम शब्दों में ज्यादा बातें बतानी है आपने। 3 शब्द मैंने एक साथ बोल दिए कि वर्ष भर ऊंचे तापमान, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर, यानी दैनिक तापांतर भी कम होता है, वार्षिक तापांतर भी कम होता है। कहां पर? उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण। वहीं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग में, जैसे जहां पर हम लोग रहते हैं, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। विषमी तो है। हर देश में थोड़े होते हैं इतने सारे मौसम की, ठंड भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है, क्या ऋतुराज बसंत भी आ रहा है, ये भी हो रहा है। जाओ 0 डिग्री इक्वेटर पर जाओ, उन देशों में रहकर देखो, अपने आप पता चलेगा आपको कि रोज बारिश होनी है, रोज गर्मी होनी है, रोज उमस होनी है, नारकीय जीवन जिसे बोलते हैं। नहीं आया समझ में? दूसरा फैक्टर जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कारक जो, वो है हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। साइबेरियन विंड्स आती तो हमारे फीचर्स भी अलग होते, वेजिटेशन भी अलग होता, टेम्परेचर भी अलग होता। क्या होता? मानसून आता और चला जाता सीधे हिमालय से टकराकर, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर वर्षा कैसी होती है, पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। हमारे यहाँ क्या, विश्व में अधिकतर जो वर्षा होती है वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? पर्वतों से टकराकर ही तो होती है वर्षा, है ना भाई। कुछ देशों में चक्रवाती वर्षा होती है, हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। और हिमालय ना होता, हिमालय जैसी दीवार ना होती तो क्या होता? यार बादल मत बोलो, मानसूनी जो हवाएं हैं वो सीधे चली जाती, टकराती नहीं की। हाँ बादल भी होते हैं मानसूनी हवाओं के साथ, ठीक है। मानसून मतलब बादल है, प्रजन्य, ठीक है। अपनी दृष्टि को थोड़ा और विशद करो। अच्छा जी, तो उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। अभेद्य मतलब जिसको भेदा ना जा सके। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुवीय रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया के आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। वर्षा का कारण बनता है ना भाई। आप बोलते हो कि चीन में लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हंसते नहीं है, ऐसे मजाक एक चुटकुला बनाते हैं आप कि अगर वो हंसे तो आंखें बंद हो जाएंगी और दुर्घटना हो जाएगी।
तो आप मजाक उड़ाते हो, तो वो आंखें जो हुई है वो इन पोलर विंड्स की वजह से तो हुई है, साइबेरियन विंड्स की वजह से। जहां जहां ठंडी हवाएं चलेंगी वहां आंखों का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। और जहां ये बर्फीली हवाएं नहीं होंगी तो वहां आंखों का आकार क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे नहीं होता कि एक ही पीढ़ी में अपने आप क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तीसरा कारक जो है वो जल और स्थल का वितरण है। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर और उत्तर की ओर ऊंची और अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब प्रदेश, वायुदाब प्रदेश, वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। ये तो पता ही है आपको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा क्या होंगी? विंड बहेंगी, और तब तक बहेंगी जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। चौथा कारक जो है वो समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। चेन्नई वालों को नहीं सुना होगा आपने स्वेटर पहनते हुए, या मुंबई वाले स्वेटर नहीं पहनते हैं? पहनते हैं क्या? जैकेट पहनते हैं? हम यहाँ -10 डिग्री के भी पहनते हैं, उत्तराखंड में -5 डिग्री का भी जैकेट पहनते हैं। जब हम जाते हैं ऊपर ग्रेटर हिमालय वाली साइड में, जाओ जरा केदारनाथ जाओ, एक रात रुको, तो क्या होता है? दिन में तो आपको हो सकता है धूप दिखे, लेकिन रात को टेम्परेचर गिरेगा हिमालय का, और क्या वो -5 वाली जैकेट भी जो होती है वो क्या लगती है? ऐसा लगता है यार थोड़ा एक और होता कंबल तो ओढ़ लेते, है ना? नहीं पता? पता है? हाँ जी। तो वो लोग नहीं पहनते। समकारी प्रभाव, किसका प्रभाव? तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करती है। जाड़ों में जाना कभी कानपुर, ट्रेन से उतरना, सुबह 4 बजे पहुंचती है वहां, 5 बजे 4 बजे। जैसे ही बाहर निकलोगे ऐसा लगेगा जैसे कान में किसी ने गोली मार दी हो। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एक तो कानपुर, ऊपर से इंडस्ट्रियल एरिया, ऊपर से ठंड। तो ऐसी खतरनाक ठंड उत्तराखंड में नहीं पड़ती है। ऐसी ठंड उत्तराखंड में दूसरे प्रकार की, वहां क्या है, पोल्यूशन के साथ साथ जो ठंड होती है वो ऐसी लगती है जैसे हड्डियों के अंदर क्या, आप सुनते होंगे कि ठंड से इतने लोग मर गए। उत्तराखंड में सुना आपने ठंड से मर गए? यहाँ की ठंड उस प्रकार की नहीं है। यहाँ ठंड से नहीं मरते जल्दी से लोग। वैसे अपनी व्यवस्थाएं बना के चलते हो, व्यवस्था वहां भी बनाते हैं, सरकार अलाव की व्यवस्था करती है, लेकिन कितना सीखोगे यार? रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलोगे क्या होगा? जहां पर रिक्शा वाले मिलेंगे आपको, वहीं पर सरकार अलाव की व्यवस्था करती है। आप उतरे, ठंड लगी, आपने आग सेकी, रिक्शे में बैठे और आगे गए और ठंड लगेगी। पता है? चलो जी। तो दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है। दिल्ली में तो एक फैक्टर और जोड़ा जाना चाहिए, पोल्यूशन। अब दिवाली के बाद जाना, आजकल पराली जलाई जाती है, वो सारा धुआं कहाँ दिल्ली में घूमता है। ऋषिकेश जैसी हवाएं नहीं चलती ना दिल्ली में, फिर वो धुआं घूमता है, साथ में ट्रैफिक का धुआं है, स्मोक, फॉग, सब। अब देखना इसके बाद नवंबर में जाना कभी। अगला समुद्र तल से ऊंचाई। अगला फैक्टर क्या? समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये पता ही है आपको। अभी आप ऋषिकेश में बैठे हैं, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। अभी आप नरेंद्र नगर चले जाओ, वहां का टेम्परेचर अलग होगा। टिहरी चले जाओ और अलग होगा। जोशीमठ चले जाओ और अलग होगा। और सबसे ऊंचे टेम्पल में चले जाइए, तुंगनाथ, है ना? तुंगनाथ जी में जाना, हाईएस्ट जो टेम्पल है क्या, शिव टेम्पल, भगवान शिव का जो मंदिर है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित, वहां जाओ, वहां का अलग होगा। केदारनाथ जाओ तो क्या मिलेगा आपको? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कहां पड़ता है दार्जिलिंग? वेस्ट बंगाल में। एक सीध में है वो भारत में। जहां पर आगरा है उत्तर प्रदेश में, एक फीता लेके चलना, स्केल लेके चलना, और सीधे आपको उसी सीध पर क्या मिलेगा? आपको दार्जिलिंग मिलेगा वेस्ट बंगाल में। और क्योंकि दार्जिलिंग हाइट पर है, इसलिए वहां का टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस।
और आगरा का टेम्परेचर कितना है जनवरी में? 16 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? स्थलाकृति, अगला जो फैक्टर जो प्रभावित करता है भारत की जलवायु को, वो क्या है? स्थलाकृति। भारत के भौतिक स्वरूप और उच्चावच, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा आदि के वितरण को प्रभावित करता है। जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असोम के पवनाभिमुखी ढालों, पवनाभिमुखी ढाल जो लीवर्ड जो विंडवर्ड साइड है, अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण, पवन विमुखी मतलब लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, जिस तरफ मानसून टकरा रहा, भयानक बारिश हो रही है। क्या हो रही है? वहां का वेजिटेशन अलग, सदाबहार टाइप वन मिलेंगे वहां पर। और उसके ठीक पीछे, उस पहाड़ के पीछे, वो जो वेस्टर्न घाट है, उस श्रृंखला के पीछे क्या मिलेगा आपको? कम वर्षा प्राप्त होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। अब आप मेघालय के पठार में जाओगे, वहां पे कीपनुमा आकृति के कारण, मेघालय का पठार कैसा है? कीपाकार है, कीपनुमा आकृति का है। मानसून पवनों द्वारा वहां संसार की सर्वाधिक वर्षा की जाती है। एक बार बादल फंस गए तो घूम घूम कर क्या, फिर घूमे, फिर चेरापूंजी मासेन राम, फिर घूमे, फिर चेरापूंजी मासेन राम। तो इसीलिए संसार की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? कभी चेरापूंजी में, कभी मासेन राम में। संपूर्ण राजस्थान एक विस्तृत मरुस्थल है और इसका कारण है अरावली पर्वत का मानसूनी पवनों की दिशा में समानांतर अवस्थिति। अगर यार अरावली की स्थिति थोड़ा ऐसे होती ना, तो टकराता मानसून, बारिश होती, हरी भरी हरियाली होती, लेकिन जिस डायरेक्शन में मानसून जा रहा है उसी डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन उसी के समानांतर क्या अरावली है। इस वजह से क्या मानसूनी पवनों की दिशा में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाता अरावली, तो वर्षा नहीं करा पाता है, माउंटेनियस रेनफॉल नहीं हो पाता है। जबकि उत्तर हिमालय की अवस्थिति नमी युक्त मानसून पवनों के विपरीत होने के कारण उसको रोक कर क्या करता है, संपूर्ण उत्तर भारत में वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। समझ में आ गया स्थलाकृति? अगला फैक्टर जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है वो है मानसूनी हवाएं। यह दो प्रकार की होती हैं। प्रथम दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन हवाएं, साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं, ग्रीष्मकालीन हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं और संपूर्ण भारत में प्रचुर वर्षा करती हैं। दूसरा होता है शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं, जो स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है और वर्षा करने में प्राय असमर्थ होती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी से कुछ जलवाष्प ग्रहण करने के उपरांत ये हवाएं तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा करती है। रोपणी लगती है तब वहां, क्या लगती है? रुपाई। विंटर रेनफॉल कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में, ज्यादा लाल मिट्टी कहाँ है? रेड सॉइल, तमिलनाडु वाले पार्ट। अगला फैक्टर जो है वो क्या है? ऊपरी वायु परिसंचरण यानी अपर एयर सर्कुलेशन। भारतीय भूभाग के ऊपर क्षोभ मंडल में वायु परिसंचरण में होने वाले बदलाव भारत के मानसून में अचानक होने वाले विस्फोट का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह वायु परिसंचरण जेट वायु धारा संज्ञा से विहित किया जाता है, जेट स्ट्रीम्स, जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। कौन कौन सी जेट धाराएं हैं वो? पश्चिमी जेट वायु धारा शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट वायु धारा अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती है। यह जेट वायु धारा हिमालय की श्रेणियों द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। उत्तरी शाखा इस अवरोध के उत्तरी सिरे के सहारे चलती है, जबकि दक्षिणी शाखा हिमालय श्रेणी के दक्षिण में 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, यानी नागपुर रायपुर अक्षांश बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, नागपुर रायपुर लैटिट्यूड अक्षांश के ऊपर उत्तर पूर्व की ओर चलती है। यही शाखा भारत की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। यह जेट धारा पश्चिमी विक्षोभ के रूप में, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी सर्द प्रवाह को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि तथा पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है और संपूर्ण उत्तरी मैदान में शीतलहर प्रवाहित होती है। शीतलहर कौन उत्तरदायी होती है? अरे पश्चिमी जेट वायु धारा उत्तरदायी होती है। कौन होती है? आपके उत्तर भारत में अगर वर्षा हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। ऋषिकेश में कब से नहीं पड़े भाई ओले? हमने ऐसे भी देखे ओले पड़ते हुए कि पूरा जो आपका इंद्रमणि बडोनी चौक है,
स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी चौक, वहां मैंने ओले ही ओले देखे, लेकिन काफी साल पहले इतने ओले देखे ऐसा लगा जैसे बर्फ जैसे। 4-5 साल पहले पड़े होंगे ओले। पड़े इस बार भी, पिछले साल ही पड़े हल्के फुल्के, पहले पड़ते थे भयानक ओले पड़ते थे। हाँ जी, हाँ, आम की फसल बर्बाद, ओले पड़े और सब खत्म। तो क्यों पड़ रहे वो ओले जाड़ों में? क्यों पड़ रही ठंड उत्तर भारत में? क्यों पड़ रहा हिमपात, क्यों हो रहा पहाड़ी क्षेत्रों में? कारण पश्चिमी जटवायु धारा। क्या एक और होती है फिर पूर्वी जटवायु धारा। ये ग्रीष्म काल में क्या करती है, सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पश्चिमी जटवायु धारा के स्थान पर पूर्वी जटवायु धारा चलने लगती है, जो तिब्बत के पठार के गर्म होने से उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी ठंडी जटवायु धारा विकसित होती है, जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर क्षोभ मंडल में चलती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के आगमन में सहायता करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के आगमन में कौन सी जटवायु धारा सहायता करती है? आंसर पूर्वी जटवायु धारा। कौन सी? और पश्चिमी विक्षोभ लाने में जो, और उत्तर भारत में ठंड और उत्तर भारत के पर्वतीय भागों में हिमपात और ओलावृष्टि वर्षा, ये कौन करता है? ये पश्चिमी जटवायु धारा होता है। उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है, लेकिन उसके लिए जो जिम्मेदार वायु धारा, जटवायु धारा है, वो कौन सी है? पश्चिमी जटवायु धारा। क्लियर हो गया? अगला है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये अगला फैक्टर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करता है, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है, मेडिटेरेनियन सी पर उत्पन्न होता है, रूम सागर भी बोलते हैं उसको, वहां पर उत्पन्न होता है। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जट प्रवाह द्वारा होता है। अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन बनेगा, पश्चिमी जट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत मानी जाती है। अगर जाड़ों में रात्रि के तापमान में वृद्धि हो जाए, गर्म हो जाए रात, तो समझ लो कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आने वाला है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आने वाला है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या है कि बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं, भारी वर्षा होती है। ये चक्रवात क्या करते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। खासकर उड़ीसा तो आपको पता ही है कि कई बार बर्बाद हुआ है चक्रवातों से। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में भी पैदा होते हैं और भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेशों को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? अब जो अगला फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, अल नीनो और ला नीना, जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अल नीनो और ला नीना धारा। अल नीनो पेरू तट, कहाँ रह गया यार पेरू? साउथ अमेरिका में पेरू एक देश है ना। उसके 180 किलोमीटर दूर पर उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जल धारा क्या है, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर बनाती है। मानसून भटक जाता है, कमजोर हो जाता है ना। तो इसको अल नीनो को काउंटर करंट के नाम से भी जाना जाता है, विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। जिस वर्ष अल नीनो नहीं आता उस वर्ष भारतीय मानसून सामान्य रहता है। इसका कारण पेरू के तट से चलने वाली शीतल जल की धारा ला नीना है। ला नीना भी एक प्रतिसागरीय धारा है, यानी काउंटर ओशियनिक करंट है। इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल नीनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को ला नीना बदल देती है और आर्द्र मौसम को जन्म देती है। ला नीना के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से तथा वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया एवं समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अगला जो फैक्टर है जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है वह है दक्षिणी दोलन यानी सदर्न ऑसिलेशन।
उष्ण कटिबंधीय पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब प्रणाली एवं न्यून वायुदाब प्रणाली में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहते हैं। कई बार सिर्फ दक्षिणी दोलन लिखने के लिए आता है क्वेश्चन मेंस में, बोलेगा 20 शब्दों में लिखो, क्या लिखोगे? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब प्रणाली एवं न्यून वायुदाब प्रणाली में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहते हैं। वस्तुतः यह मौसम विज्ञान से संबंधित वायुदाब में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरूप है, जो हिंद और प्रशांत महासागर के मध्य प्राय दृष्टिगोचर होता है। जब वायुदाब हिंद महासागर में अधिक होता है तो प्रशांत महासागर पर कम होता है, और जब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पर अधिक होता है तो हिंद महासागर पर कम होता है। हिंद महासागर पर कम वायुदाब की स्थिति में भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून अधिक शक्तिशाली होता है। इसके विपरीत परिस्थिति में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये समझ में आ गया? आपके समझ में आ गया भाई? तो भाई इसमें बड़े, इस चैप्टर से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं प्री में। जैसे किसने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? तो मार्सडेन ने कहा। किसने कहा? मार्सडेन ने कहा। पूछा एक बार कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में होती है, मेघालय। मेघों का हाल है मेघालय। एक ही राज्य स्पर्श करता है मेघालय को, असम के बीच में है वो, असम टच करता है 3 तरफ से, और नीचे से बांग्लादेश है। ठीक है, केबीसी का क्वेश्चन है कि मेघालय को कितने भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? केवल एक, असम। और नीचे से कौन है? अगर वैसा देश बोलेंगे बाहर वाला देश तो बांग्लादेश। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम। बचपन में हम लोग चेरापूंजी पढ़ते थे, अब मासिनराम में होने लग गई है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। कहाँ होती है? लेह में, है ना। जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 12 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लगभग 12 सेंटीमीटर बोलेंगे। ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायु धारा का क्या नाम होता है? जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम बोला जाता है, ऊपर चलती है। भारत में जनवरी मास में वायु जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है? तो हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। ऐसे ही पूछेगा जेट प्रवाह की कौन सी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है? तो पश्चिमी। शीतकालीन चक्रवात लाने में कौन सी सहायक होती है? जेट स्ट्रीम। आंसर पश्चिमी जेट स्ट्रीम। भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी भारत। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण कहां पर वर्षा होती है? तो जाड़ों में उत्तरी पश्चिमी भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। भारत के कौन से भाग में लौटते हुए मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। प्रत्यावर्तित मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करता है? रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, प्रत्यावर्तित मानसून, जो कि स्थल से सागर की ओर चलता है। तो जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रहा होता है तो मॉइस्चर ग्रहण करता है और तमिलनाडु के तटीय भागों में, यानी कोरोमंडल के तटीय भागों में वर्षा करता है। इतना क्लियर हो गया? कोपेनहेगन कि भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? तो तापमान और वर्षा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है आपने, थॉर्नथ्रेड का जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है ना। तो कोपेन ने किसको आधार बनाया? हालांकि वो डी केंडाल एक वनस्पति शास्त्री थे, डी केंडाल उनकी नकल की उसने, लेकिन जलवायु वर्गीकरण में जो क्वेश्चन बनता है कोपेन से बनता है। गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना में वर्षा जून के किस सप्ताह में प्रारंभ होती है? तो जून के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ होती है। देश के महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति कौन उत्पन्न करता है? हिमालय। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति कौन उत्पन्न कर रहा है? हिमालय। हिमालय ना होता तो महाद्वीपीय जलवायु ना होती। किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है? आंसर शीत ऋतु में। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं? आंसर शीत ऋतु में। डीप क्वेश्चन है, ये समझ में तभी आएगा जब आप फिजिकल में भी पढ़ोगे, आप फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे, है ना, जलवायु वाला चैप्टर पढ़ोगे पूरा, तो तब समझ में आएगा। किस ऋतु में समताप रेखाएं, आइसोथर्म लाइन जो होती है वो लैटिट्यूड्स का अनुसरण करती है? आंसर शीत ऋतु में। शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ किसके निकट उत्पन्न होता है? तो पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर।
कहाँ से आता है वो? मेडिटेरेनियन सी से, कैस्पियन सी से होता हुआ, है ना, भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से होता हुआ क्या भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में क्या करता है? वर्षा करता है। शीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर उन्मुख करने की किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पश्चिमी जेट प्रवाह। शीतोष्ण चक्रवात किसकी वजह से पढ़े अभी हमने? पश्चिमी जेट प्रवाह। शीतकाल में रात्रि में तापमान में वृद्धि किसका सूचक माना जाता है? आंसर पश्चिमी विक्षोभ के आने का। अगर जाड़ों में रात गर्म हो रही है, समझ लो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आने वाला है, वर्षा होने वाली है ना। भारत में पश्चिमी विक्षोभों, मानसून पूर्व, मानसून के समय और प्रत्यावर्तित मानसून के समय क्रमशः वर्षा का अनुपात कितना कितना प्राप्त होता है? तो भाई पश्चिमी विक्षोभ से सिर्फ 3% वर्षा होती है, मानसून से पहले 10% होती है, मानसून के समय 74% वर्षा होती है। कितनी? 74%। और प्रत्यावर्तित मानसून से 13%। कितनी? 13% रिट्रीटिंग मानसून से। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी प्राप्त होती है? मैं ये वाला क्वेश्चन बनाता अगर टेस्ट ले रहा होता। 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच। कितनी? 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच। दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल। पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना होता है कौन सा? जुलाई। कौन सा? जुलाई। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में होती है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में होती है। वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है? प्रातः काल में। आर्द्रता जो होती है सबसे ज्यादा किस समय होती है? प्रातः काल में। देखा होगा आपने, 4 बजे बारिश शुरू हो जाती है, होती है, और फिर दिन तक मौसम साफ हो जाता है, फिर गर्मी होती है, फिर उमस होती है, फिर रात को इंतजार करते हैं हम, फिर रात को नहीं होती ज्यादा, होती कब है? सुबह। ठीक इंस्टीट्यूट आने का टाइम हुआ, बारिश सुबह से शुरू, है ना। कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? बंगाल की खाड़ी मानसून। देश के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा मानसून पहले पहुंचता है? अरब सागर का मानसून। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का क्या कारण है? बंगाल की खाड़ी से अधिक आर्द्र हवाओं का यहां सीधे टकराना और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी की कीपनुमा आकृति। भारत के किस भाग में वर्षा ऋतु में नहीं होती है? जम्मू कश्मीर एवं तमिलनाडु के कुछ भागों में वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के कुछ भागों में। भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस प्रदेश में पाई जाती है? पंजाब में। इसलिए इरिगेशन को हमने क्या किया वहां पर, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती ज्यादा, बारिश हो पंजाब में फिर तो क्या बात है। मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है उत्तर पूर्वी भारत में। वहां पर भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा। भारत में क्या, विश्व में भी पर्वतीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है। पर्वतों से टकरा के ही क्या होता है। जनवरी के महीने में तिरुवनंतपुरम का माध्य निम्नतम तापमान कितना रहता है? 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तिरुवनंतपुरम माध्य निम्नतम तापमान 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हिप्पालुस ने की थी। किसने की थी? हिप्पालुस ने की थी। भारतीय मानसून का सर्वाधिक सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो अल मसूदी ने किया था। किसने? अल मसूदी। कोपेन द्वारा संबोधित कैपिटल ए कैपिटल डब्ल्यू तथा कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी, ए डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी जलवायु भारत के संदर्भ में किस जलवायु का द्योतक है? आंसर प्रायद्वीपीय भारत, उष्ण सवाना और गंगा घाटी गर्म शुष्क शीत जलवायु। किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है? आंसर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार कैपिटल ए स्मॉल एस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। हाँ, शीतकालीन वर्षा, कैपिटल ए स्मॉल एस, शीतकालीन वर्षा। और भी है विशेषताएं, लेकिन शीतकालीन वर्षा भी विशेषता है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? आंसर उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, प्रत्यावर्तित मानसून, है ना, ये सब एक ही आंसर है।
शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में औसत तापमान कितना पाया जाता है? तो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है? तो पश्चिमोत्तर भारत में तो होती है पश्चिमी विक्षोभ यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और पूर्वी भारत में होती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके किस ओर मुड़ती हैं? तो अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं, और जब दाहिनी ओर मुड़ती हैं तो वही मानसून है। और क्योंकि वो जो दिशा हो जाती है वो हो जाती है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से चल रही होती है वो, इसलिए उस मानसून का नाम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। हमेशा याद रखना, हवाओं का नाम जो रखते हैं हम वो उस डायरेक्शन से रखते हैं जहां से वो हवाएं चलती हैं। जिस डायरेक्शन से वो हवाएं चलेंगी वो नाम रखा जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जहां से चल रहा है जिस दिशा से, इसलिए उसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून। वैसे मैंने आपको बता दिया दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? ट्रेड विंड्स का ही बड़ा हुआ भाग है। ट्रेड विंड्स कौन सी वाली? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलती है और इक्वेटर के आसपास जाकर जा रही होती है, लेकिन ITCZ के ऊपर खिसक जाने या सूर्य के उत्तरायण की दिशा होने पर वो जो आपकी क्या नाम है ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो 0 डिग्री इक्वेटर को पार करती है और फेरल के नियम अनुसार अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है। और जब दाहिने ओर मुड़ती है तो अब जब आप उसको दाहिनी ओर ऐसे करोगे, ऐसे रखोगे ना, ऐसे उसके बीच में क्रॉस बनाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट नाम पड़ जाता है उसका। क्या पड़ता है? समझ में आ गया? अच्छा जी। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? तो ITCZ निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं को एक दूसरे से अलग करता है। इसे मानसून गर्त या मानसून ट्रफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून ट्रफ भी कहा जाता है। जेट स्ट्रीम क्या है? तो आसान सा आंसर है, यह परिध्रुवीय यानी सरकमपोलर वायु धाराएं हैं जो दोनों गोलार्धों के चतुर्दिक 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवों के निकट तथा वर्ष पर्यंत धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर के मध्य सतत रूप से चलती हैं। जेट स्ट्रीम पर मौसम का क्या प्रभाव होता है? तो इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के समीप 20 डिग्री अक्षांश के निकट तथा ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर खिसक जाती है। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? तो 7 पेटियां पाई जाती हैं। ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में वायुमंडल वाले चैप्टर में पढ़ा। किसमें पढ़ा? वायुमंडल वाले चैप्टर में। तो जब आपसे पूछेगा कि भूतल पर दोनों गोलार्धों में कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, तब आपने बोलना 7 पेटियां पाई जाती हैं। लेकिन जब आपसे पूछेगा भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती हैं, तो 6 पाई जाती हैं। कौन सी? 6 पाई जाती है। नहीं? अरे पाई जाती कि नहीं पाई जाती? जैसे वायुदाब पेटियां तो वही होगी जिसको हमने डोलड्रम बोला, हॉर्स लैटिट्यूड बोला, है ना। लेकिन जो नियतवाही पवनों की पेटियां वो कितनी है? 6। पवन प्रवाह किनके द्वारा नियंत्रित होता है? दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा हवाएं उतनी तेज चलेंगी। ढाल जितना ज्यादा होगा, जितनी नजदीक नजदीक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा? दाब प्रवणता ज्यादा होगी। जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक B-29 विमान चालकों को, अमेरिकी बम वर्षक विमान था B-29, उसके विमान चालकों ने कहा भैया कुछ चलता है यहाँ, बहुत तेज हवाएं चलती हैं ऊपर, जेट स्ट्रीम, इनके साथ जब हम अपना जहाज डालते हैं उस डायरेक्शन में तो फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है? कम होता है। तो जेट स्ट्रीम का अनुसरण करते हैं क्या? फाइटर्स। जेट स्ट्रीम का सर्वाधिक औसत वेग कहां होता है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों के ऊपर। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों के ऊपर। जेट स्ट्रीम का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौसम एवं जेट स्ट्रीम में घनिष्ठ संबंध है। ध्रुवीय वाताग्र शीतोष्ण चक्रवात को प्रभावित करने में जहां इनका योगदान होता है, वहीं इनका मानसून की सक्रियता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह धरातलीय हवाओं पर दबाव बढ़ाकर उनको आगे की ओर बढ़ाती हैं। ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ाने
उनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा घटाने बढ़ाने, वर्षा के वितरण में असमानता लाने, इन सब में जेट स्ट्रीम की प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 5000 मीटर। ये लगा लो सीधे अगर खड़ा करेंगे तो 5 किलोमीटर ऊंचा है। कौन? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू का उदाहरण है, अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसका मानसून हवाओं के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वर्ष को मौसम पर्यवेक्षक विभाग ने किन 4 ऋतुओं में विभक्त किया है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के समय शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु चलती है आपकी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। कब तक? शीत ऋतु जो चलती है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो चलती है 15 मार्च से 15 जून तक, फिर आद्र ग्रीष्म ऋतु जो चलती है 15 जून से 15 सितंबर तक, और शरद ऋतु जो चलती है 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। इस समय हम शरद ऋतु में हैं। इसमें शरद ऋतु में तापमान वितरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता? तो तटीय मैदानों में। तटीय मैदानों में ऋतु परिवर्तन नहीं दिखाई देगा आपको। बंबई में, चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, है ना? ये समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको भारतीय मानसून की प्रकृति बताऊंगा अगले लेक्चर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ टॉपिक है। क्या बड़े बड़े पर्यावरणविद भी नहीं समझ पाते इसको, उस पर भी अभी शोध चल रहे हैं कि मानसून है क्या, क्यों है, कैसा है। तो इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।